नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 राजस्थान। आपके साथ मैं हूं आसिफ। सबसे पहले बात जयपुर की। जयपुर में शिक्षकों का विरोध प्रदर्शन चल रहा है। सेकंड ग्रेड शिक्षकों में गुस्सा है। तबादलों को लेकर यह प्रदर्शन किया जा रहा है। तो राजधानी में आज शिक्षक विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। सेकंड ग्रेड के ये शिक्षक हैं और जो हाल ही में तबादले हुए थे, उन तबादलों को लेकर सरकार के खिलाफ इन शिक्षकों का गुस्सा है। राज्य के सभी अलग अलग जिलों से ये शिक्षक यहां पर पहुंचे हैं। और इनकी मांग है कि जल्द से जल्द ट्रांसफर सूचियां जारी की जाए। सभी जगह के स्थानांतरण जल्द किए जाएं। टीएसपी पीड़ित वरिष्ठ शिक्षकों को प्राथमिकता दी जाए और वरिष्ठ अध्यापकों को स्थानांतरण मिले जो लंबे समय से अपने गृह जिले से दूर काम कर रहे हैं। और अध्यापकों का ट्रांसफर प्रधानाध्यापक पद पर हो। ये कहना है सेकंड ग्रेड के शिक्षकों का। ये विरोध प्रदर्शन राजधानी में इस वक्त चल रहा है। तमाम टीचर्स यहां पर पहुंचे हुए हैं। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए बात करते हैं हमारे संवाददाता महेश धादीज के साथ। हमारे साथ इस वक्त लाइव जुड़े हुए हैं। महेश, क्या कुछ मांगे हैं इनकी? कहां से ये टीचर्स जो हैं वो राजधानी में पहुंचे हैं? महेश, देखिए तस्वीरों में नजर आ रहे हैं आपको वरिष्ठ अध्यापक हैं जो सेकंड ग्रेड के टीचर्स हैं। महेश, मेरी आवाज मिल रही है आपको? से आज यहाँ पर पहुंचे हैं और इनका ये कहना है कि लंबे समय से इनके तबादले जो है वो यहाँ पर नहीं हो पा रहे हैं, जिसके कारण जो है परेशान हैं और साथ ही में कई बरस हो गए हैं अपने गृह जिले से दूर होते हुए इन्हें। लेकिन उसके बाद भी जो है इनकी मांगों पर सुनवाई नहीं की जा रही है। हाल ही में जो तबादला सूची आई है सेकंड ग्रेड के शिक्षकों की, वो भी जो शिक्षक हैं गिने चुने शिक्षकों की तबादला सूची जारी की गई है और गृह क्षेत्र में जो है और केवल एक ही विधानसभा क्षेत्र के जो शिक्षक हैं उनकी तबादला सूची जो है वो यहाँ पर जारी की गई, जिससे कि यहाँ पर शिक्षकों में जो नाराजगी है वो यहाँ पर बनी हुई है। हमारे साथ में जो प्रदेश अध्यक्ष हैं इस रेस्टा शिक्षक संघ के, उनसे भी बात करने की कोशिश हम यहाँ पर करेंगे कि किस तरह से जो है यहाँ पर शिक्षकों में जो है नाराजगी बनी हुई है। आप क्या कहना चाहेंगे इस पर? मैं ये कहना चाहूंगा कि हमारी नाराजगी इसलिए भी ज्यादा है क्योंकि दो बार जो है लगातार 2 साल में 2 बार ट्रांसफर इसकी विभाग में किए गए, जिसमें लेक्चरर, प्रिंसिपल और हेडमास्टर के दोनों ही बार बड़ी बड़ी सूचनाएं जारी की गई, जिससे इस बार जब वरिष्ठ अध्यापकों के तबादले नहीं हुए थे तो वरिष्ठ अध्यापक बहुत नाराज थे। और जब हम 8 तारीख को, इससे पहले भी चेतावनी के रूप में हमने कहा था कि यदि आपने 2 दिन में सूचना जारी नहीं की गई तो जो हम दोबारा सड़कों पर आएंगे, तो उस दिन शिक्षा मंत्री जी ने कहा था कि हमें आजकल में सूचना जारी कर दूंगा। और उसके बाद में जो सूचना जारी हुई थी उसमें सिर्फ और सिर्फ लक्ष्मणगढ़ विधानसभा क्षेत्र और सीकर जिले के कुछ वरिष्ठ अध्यापक। हमारी रणनीति है मुख्यमंत्री महोदय से मिला जाए और हमारे जितने भी 32 जिलों के और भी जो वरिष्ठ अध्यापक है उनके तबादले किए जाए, नहीं तो हम अनिश्चित काल के लिए यहाँ बैठ जाएंगे। अनिश्चित काल पर धरने की जो चेतावनी है वो यहाँ पर जो वरिष्ठ शिक्षक हैं, सेकंड ग्रेड के शिक्षक हैं, उन्होंने दी है। आप देख सकते हैं राजधानी की सड़कों पर ये सेकंड ग्रेड के जो टीचर्स हैं वो बीजेपी कार्यालय के बाहर से इस समय गुजर रहे हैं। सिविल फाटक से बैरिकेडिंग कर। महेश, इनकी एक मांग ये भी है कि जो टीचर्स हैं सेकंड ग्रेड के, उनका स्थानांतरण या ट्रांसफर जो है वो प्रधानाध्यापक पद पर किया जाए।
ये प्रमोशन तो जो है वो हो सकता है महेश, लेकिन स्थानांतरण एक सेकंड ग्रेड का टीचर प्रधानाध्यापक कैसे बन सकता है, क्योंकि वो फर्स्ट ग्रेड में आता है। पुलिस बल भी जो है वो महेश मौजूद है और कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिहाज से और साथ ही में कोरोना कोविड गाइडलाइन की जो पालना हो सके उसे देखते हुए जो है वो यहाँ पर इन्हें खास तौर पर दिशा निर्देश भी दिए गए हैं। मैडम आप कहाँ से आए हैं? सर मैं बाड़मेर से। इस तरह की समस्या है तबादलों को लेकर के? सर सभी प्रकार की समस्या है, 2 साल से लगातार आवेदन करवा रहे, छोटे बच्चे साथ में रहते हैं। को मेरा गृह जिला बूंदी है, 1800 किलोमीटर हमारे पड़ता है, आने जाने की समस्या है, दूध की हर चीज की समस्या है। मतलब बीमार हो जाओ तो डॉक्टर तक भी नहीं है और हमें ट्रांसफर चाहिए, ट्रांसफर चाहिए, ट्रांसफर चाहिए। तो देख सकते हैं किस तरह से जो ट्रांसफर की जो मांग है वो यहाँ पर टीचर्स की है और लंबे अरसे से अपने गृह जिले से दूर हैं और इसे लेकर के जो शिक्षक हैं वो अरसे से जता रहे थे कि उनकी मांगों पर सरकार जरूर विचार करेगी, लेकिन फिलहाल उन्हें जो है अभी एक प्रतिनिधि मंडल को जरूर जो है सीएमओ बुलाया गया है और वहां पर उनकी वार्ता जो है कराई जाएगी प्रशासनिक अधिकारियों से, शिक्षा विभाग के अधिकारियों से, और उसके बाद में कोई समझौता या कोई आश्वासन इन्हें मिलेगा, उसके आधार पर जो कार्रवाई है वो अमल में लाई जा सकेगी। जी जो तस्वीरें हम इस वक्त देख पा रहे हैं वो सीएम के साथ में मुलाकात में क्या कुछ नतीजे निकलकर सामने आते हैं, आप नजर बनाए रखिए। हम आपसे अपडेट इस मामले को लेकर लेते रहेंगे। तमाम जानकारी के लिए फिलहाल महेश आपका धन्यवाद। भरतपुर के बयाना उपखंड के कोठी खेड़ा गांव में मंदिर पर लगे पीपल के पेड़ को लेकर 2 पक्षों में जमकर पथराव हुआ। जानकारी के अनुसार कोठी खेड़ा गांव में सामूहिक मंदिर पर पीपल का पेड़ लगा हुआ था, जिसको गांव के एक विशेष समुदाय के लोग बकरियों के लिए पेड़ काटने आए, जिस पर ग्रामीणों ने पेड़ काटने से मना किया। ऐसे में विशेष समुदाय ने छतों पर चढ़कर पथराव शुरू कर दिया। 1 घंटे इस पथराव में एक पक्ष के 3 लोग घायल हो गए। सूचना मिलते ही प्रशिक्षु आईपीएस मौके पर पहुंचे और हालात का जायजा लिया। और अब बात सवाई माधोपुर की, जहां हमीर नगर में बदमाश बेखौफ नजर आ रहे हैं। यहां कुछ बदमाशों ने रात के वक्त मकान के अंदर खड़ी कार पर हमला कर दिया और पेट्रोल डालकर कार को आग के हवाले कर दिया। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कैसे कुछ लोग मकान के अंदर जाते हैं और पहले कार को तोड़ते हैं, उस पर पेट्रोल डालकर जला देते हैं। पीड़ित के मुताबिक कुछ बदमाश उसके मकान के बाहर पड़ी सरकारी जमीन पर कब्जा करना चाहते हैं, जिसका प्रतिरोध उसके द्वारा किया गया था। वहीं असामाजिक तत्वों को यह नागवार गुजरा और उन्होंने रात को हमला करते हुए कार को क्षतिग्रस्त कर दिया और पेट्रोल डालकर जला दिया। पहले तो इसको तोड़ी उन्होंने डंडों से, डंडों से तोड़ने के बाद में फिर पेट्रोल पटका, पेट्रोल पटक के इन्होंने आग लगा दी। आग लगा के ये लोग सब फरार हो गए। मुकदमा दर्ज करवाया आपने? मुकदमा दर्ज करवा दिया, अभी मानटाउन में मुकदमा दर्ज करवा के। मामला क्या, क्यों किया? ये हमारे सामने सरकारी जमीन खाली पड़ी है, जो इस पर कब्जा करने के लिए रोजाना हमको धमकी देते थे। हम लोगों ने उनको रोका तो वो आए दिन हमको सारे रोक रहे हैं उनको। अब यहाँ पेड़ पौधे लगा रखे हैं सारे कॉलोनी वालों ने, तो इनको हटा के वो खुद का कब्जा करना चाह रहे हैं। और अलवर से बड़ी खबर मिल रही है। ग्रामीणों का विरोध प्रदर्शन यहां पर जारी है। विस्फोटक वाली गोदाम का ये विरोध कर रहे हैं। विस्फोटक के लिए गोदाम बनाया जा रहा है, गोदाम बनने का यहां पर विरोध किया जा रहा है। लाठी डंडे लेकर यहां पर ग्रामीण पहुंचे हैं। अलवर में एक विस्फोटक बनाने का गोदाम यहां पर बनाया जा रहा है, जहां पर विस्फोटक रखा जाएगा, लेकिन गांव वाले
आज यहां पर पहुंचे हैं, विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है और वो विरोध कर रहे हैं इस गोदाम का कि यहां पर यह गोदाम ना बनाया जाए। और इस वक्त जयपुर से एक बड़ी खबर मिल रही है। मानसरोवर में बंधक बनाने की खबर सामने आ रही है। आरएस अधिकारी की बहन को बंधक बनाने की यह खबर है। मकान में घुसकर अज्ञात बदमाशों ने रात को उसे बंधक बनाया। सुबह अचेत अवस्था में मिली, अस्पताल में उपचार जारी है। मानसरोवर की थड़ी मार्केट की यह घटना बताई जा रही है। अधिकारी की बहन को बंधक बनाने की खबर जयपुर से इस वक्त। मकान में घुसकर अज्ञात बदमाशों ने रात को उसे बंधक बनाया। रात की घटना है। सुबह अचेत अवस्था में बेहोशी की हालत में यह महिला मिली। इसे अस्पताल में भर्ती करवाया गया। अस्पताल में फिलहाल इसका इलाज चल रहा है। मानसरोवर की यह घटना है जहां पर इस अधिकारी की, और इस वक्त की अपडेट आपको दे दे जो जानकारी इस वक्त मिल रही है। इस महिला की जानकारी के अनुसार हॉस्पिटल में मौत हो चुकी है। इस वक्त की बड़ी खबर, एक अधिकारी की बहन को रात को बंधक बनाया गया। ज्यादा जानकारी के लिए बात करते हैं हमारे संवाददाता सौरभ गृष्टी के साथ। सौरभ, क्या था ये पूरा मामला? मानसरोवर के थड़ी मार्केट में रहने वाली इस महिला के घर में लूट के इरादे से कुछ लोग घुसे थे। देर रात उसे बंधक बना लिया था और बताया ऐसा भी जा रहा है कि उसके हाथ पैर बांध दिए थे और उसका मुंह भी बांध दिया था। तो आज सुबह उसे अचेत अवस्था में जो है वो साकेत अस्पताल जो मानसरोवर में स्थित है वहां पर लेके गए, लेकिन इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। और ये बहुत बड़ी खबर है। आरएस अधिकारी की बहन को राजधानी जयपुर में जिस प्रकार से अचेत बनाया था, बताया जा रहा है कि पूरा ये घटनाक्रम जो है वो लूट की वारदात को लेकर किया गया था। हालांकि लूट जो है वो पूरी तरह से संभव नहीं हो पाई, लेकिन जिस प्रकार की जानकारी मिल रही है अभी इलाज के दौरान उस महिला की जो है वो मौत हो चुकी है। ये बड़ी खबर है जी। सौरभ, चूंकि आपने बताया कि अधिकारी की बहन थी और अब इसकी हॉस्पिटल के अंदर मौत हो चुकी है, पुलिस ने इस मामले को लेकर कोई प्रतिक्रिया दी है? जांच शुरू हुई है? लुटेरों को तलाशने की कोशिश शुरू हुई? जी बिल्कुल, देखिए जांच शुरू हो चुकी है और अभी फिलहाल पुलिस जो है वो अस्पताल पहुंची है महिला को लेकर। और वहां पर चूंकि पहले उसका इलाज इम्पोर्टेंट था, इसलिए आज से इलाज के लिए पुलिस लेकर पहुंची थी। लेकिन अब चूंकि जब उसकी मौत हो गई है तो अब जांच जो है वो तेज होने वाली है। और ऐसा बताया जा रहा है कि ये कोई आरएस अफसर है, युगांतर उनकी बहन है। तो एक प्रशासनिक अधिकारी की बहन को इस प्रकार से पहले बंधक बनाना, लूट के इरादे से उनके घर में घुसना और फिर उनकी मौत हो जाना, ये बहुत बड़ी आश्चर्य की बात कानून व्यवस्था को लेकर खड़ी हो गई है जी। बिल्कुल सौरभ, आपने ठीक कहा कि ये कानून व्यवस्था को लेकर बड़ा प्रश्न है। उम्मीद है कि पुलिस इस मामले में जल्द से जल्द लुटेरों को जो है वो सीखचों के पीछे भेजने में कामयाब होगी। तमाम जानकारी के लिए सौरभ आपका धन्यवाद। और इस वक्त सीधा रुख करते हैं बीजेपी की प्रेस कॉन्फ्रेंस की तरफ। प्रक्रिया नहीं थी, उस चक्कर में एक नई एसओपी जारी हुई और हम लोग जो इस बारे में बिल्कुल अप्रशिक्षित थे, हम लोग भी शिक्षित हुए, प्रशिक्षित हुए और क्या क्या एसओपी होंगी। आज की तारीख में इस महामारी को अच्छे से लड़ने के लिए पुलिस भी तैयार है और सभी आम नागरिक भी एक तरह से पूरी तरह सावचेत हैं, प्रशिक्षित हैं। क्या क्या एक कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर होना चाहिए वो सभी को मालूम है। तो ये जो साल है 2020 इसी महामारी के बैकग्राउंड में बीता है और इसका इम्पैक्ट जैसा आप देखेंगे हमारे जो आपराधिक वातावरण रहा है, आपराधिक आंकड़े रहे हैं या जो क्राइम फिगर रहा है उस पर भी इसका पड़ा है। जहाँ तक राजस्थान में अपराध की स्थिति का सवाल है, बहुत ही नियंत्रण में रहा है और कानून व्यवस्था भी सामान्यतः सही रही है। कहीं भी कोई ऐसी बड़ी मेजर अप्रिय घटना नहीं हुई है। इस दौरान जैसे कि अभी आपको उपलब्ध करवाया जाएगा, जो हमारे आपराधिक फिगर हैं वो करीब 2019 के मुकाबले करीब 14% कम हुए हैं
और दो हेड को छोड़ के बाकी सभी हेड में गिरावट देखी गई है। हमारा जो चालानी प्रतिशत है, क्योंकि अपराध बढ़ना कोई विशेष बात नहीं है और ना ही अपराध में गिरावट अपन ये कह सकते हैं कि वो ज़्यादा विचलित करने वाली नहीं है, लेकिन जो पुलिस का जो काम होता है, मुकदमा दर्ज हो और पुलिस उसमें अपनी त्वरित कार्रवाई करे, अपराध पंजीकरण के बाद जो इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए वो पूरा तेज गति से होना चाहिए, अपराधियों के विरुद्ध जो कानून सम्मत कार्रवाई है वो एकदम प्रभावी तरीके से होनी चाहिए। यही हमारी सफलता का आकलन है। तो इसको अगर हम ध्यान में रखें तो हमारा जो चालानी प्रतिशत है वो 97 से 99 के बीच रहा है इस दौरान, जो भी ये मेजर हेड हैं। और दूसरा, हमारी जो प्रोफेशनल अप्रोच संपत्ति संबंधी अपराधों में होती है उसमें दो ही चीज़ें देखने की होती हैं कि हमारा चालानी प्रतिशत बढ़ा है या नहीं बढ़ा है, हमारा बरामदगी प्रतिशत बढ़ा है या नहीं बढ़ा है, क्योंकि पुलिस की सफलता जो है वो कितने अपराधों में हमने अपराधियों को चालान किया है उसके ऊपर निर्भर करती है। जो अपराध बढ़ने का कारण है वो आपको मालूम है। यदि अपराध बढ़ते हैं लेकिन हमारी अगर सफलता है वो भी बढ़ती है तो वो एक पॉजिटिव संकेत है। जैसा कि अपराधी संबंधी अपराधों में 2019 में चालानी प्रतिशत 70% था, जो बावजूद कोरोना के, क्योंकि हमारा अधिकतर जो समय है वो कोरोना महामारी को लड़ने में ही बीता है, चाहे वो कंटेनमेंट जोन की बात हो, चाहे वो नाइट कर्फ्यू लागू करने की बात हो, चाहे वो लॉकडाउन लागू करने की बात हो, चाहे वो अपने प्रवासी मजदूरों के आवागमन को नियंत्रित करने की बात हो, उसमें बीता है। विशेषकर करीब 3 महीने तो इसके अलावा शायद ही कोई काम पुलिस द्वारा किया गया हो। फिर भी इसके बावजूद भी जो अपराध 2020 में पंजीबद्ध हुए हैं उनमें हमारा जो चालानी प्रतिशत है अपराधों, ये संपत्ति संबंधी अपराधों में, वो 70 से बढ़कर करीब 76% हुआ है। इसी तरह हमारा बरामदगी प्रतिशत भी बढ़ा है। ये बात सही है कि 2020 में हमारा जो अपराधों को निस्तारण करने में जो पेंडेंसी जो प्रतिशत है वो हमारा 19 के मुकाबले ज़्यादा रहा है। उसके कारण एकदम स्पष्ट हैं, क्योंकि अधिकतर समय हमारा कोरोना महामारी को लड़ने में बीता है। इस दौरान वर्ष 2020 में हमारे जो 1 साल से ऊपर ज़्यादा प्रकरण जो लंबित थे उनको काफ़ी संख्या में निस्तारित किया गया है, जो 2019 के मुकाबले काफ़ी ज़्यादा है और करीब 6,500 ऐसे पुराने अभियोगों का निस्तारण किया गया है। जैसा कि आपको ध्यान है, राजस्थान ही एक ऐसा राज्य है जहां एसपी ऑफिस में CCTNS के माध्यम से FIR पंजीबद्ध करने का एक नीति लागू की गई थी जून 2019 में। उसके बाद करीब 200 ऐसे मामले सामने आए हैं जिसमें परिवादियों द्वारा मुकदमा एसपी ऑफिस में पंजीबद्ध करवाया गया है, लेकिन जांच करने पर मालूम हुआ है केवल 18 ही ऐसे परिवादी थे जो थाने पर सीधे गए थे, लेकिन उसके बावजूद जाने के बावजूद भी संबंधित थाना अधिकारियों द्वारा अभियोग पंजीबद्ध नहीं किया गया था। इस बाबत उन 18 जो थानाधिकारी थे उनके विरुद्ध विभागीय कार्रवाई की गई है। बाकी जो 182 लोग हैं वो अपनी सुविधा अनुसार थाने पर नहीं जाकर सीधा एसपी ऑफिस गए थे, जिसकी वजह से अभियोग एसपी ऑफिस में पंजीबद्ध किए गए हैं। लेकिन इस प्रक्रिया की वजह से क्योंकि एक सुविधा आम नागरिकों को एसपी ऑफिस में दी गई है, इसके कारण जो पहले कोर्ट के माध्यम से
अभियोग थाने पर प्राप्त होते थे और पंजीबद्ध होते थे, उनमें अब काफ़ी गिरावट हुई है, क्योंकि नागरिकों को काफ़ी सुविधाजनक हुआ है सीधा थाने में जाकर अभियोग पंजीबद्ध कराने में। अब पहले 2018 में कुल अपराध जो पंजीबद्ध होते थे उसका 24% 156(3) यानी कि कोर्ट के माध्यम से प्राप्त होते थे, जो अभी 11% रह गया है। जो 2020 में केवल 11% ही ऐसे केसेस हैं जो न्यायालय के मार्फत थानों में प्राप्त हुए हैं और पंजीबद्ध हुए हैं। ये एक पीपल फ्रेंडली जो प्रक्रिया अपनाई गई है राज्य सरकार द्वारा, उसका ही परिणाम है कि अब लोग सीधे थाने पर जाने लगे हैं। इसी तरह जो सेक्सुअल असॉल्ट के जो अपराध हैं, जो महिला संबंधी अपराध हैं, उनमें जो पहले करीब 30% न्यायालय से पंजीबद्ध होते थे वो घटकर केवल 15% रह गए हैं। और जो पहले करीब जो इन्वेस्टिगेशन का एवरेज समय होता था करीब 287 दिन लगते थे पहले 2018 जून से पहले, वो अब करीब घटकर 117 तक पहुंच गया है। इसके कई कारण हैं। एक तो जो राज्य सरकार द्वारा हर ज़िले में इन्वेस्टिगेशन यूनिट क्राइम अगेंस्ट वुमेन जो एक स्थापित की गई है, हर ज़िले में ऐसे सभी अपराधों को मॉनिटर करने के लिए उप अधीक्षक का एक पद क्रिएट किया गया है और अन्य सुविधाएं भी उसको उपलब्ध करवाई गई हैं। इस डायरेक्ट मॉनिटरिंग के कारण जो एवरेज समय इन्वेस्टिगेशन का लगता था उसमें काफ़ी सुधार हुआ है, उसमें काफ़ी गिरावट आई है जो समय में। मैं फिर ये बात तो नहीं दोहराना चाहूँगा कि महिलाओं संबंधी अपराधों में भी गिरावट आई है। इसके कई कारण हो सकते हैं, लेकिन गिरावट हमारा जो नियंत्रण का एक प्रक्रिया है वो तो चलती ही रहेगी। इसके साथ साथ जो हमारा अभियोगों को निस्तारण करने का, चालान करने का, वो देखने का है, उसमें हमारा सभी सुधार हुआ है। महिला अत्याचारों में जो चालानी प्रतिशत है वो 99। और बीकानेर के नाल थाना इलाके में एक बड़ा हादसा होने से टल गया। दरअसल नाल इलाके के नालबड़ी में उप स्वास्थ्य केंद्र की पट्टियां देर रात अचानक टूटकर नीचे गिर गई। इस दौरान एएनएम भगवती राठौड़ भी हादसे में बाल बाल बच गई। उप स्वास्थ्य केंद्र में महिलाएं इलाज के लिए रोजाना आती हैं और दिन में बड़ी संख्या में लोग मौजूद रहते हैं। सूचना के बाद ग्रामीण मौके पर पहुंचे और स्थिति का जायजा भी लिया। वहीं लोगों ने क्षेत्रीय विधायक को भी सूचना दी और नाराजगी जताते हुए आरोप लगाया कि उप स्वास्थ्य केंद्र में हालात खराब हैं। ठीक है।